वेलकम डियर रॉकर्ट्स एंड के ड्रामा सीरीज फैन। आइए देखते हैं गुड जॉब सीरीज का पार्ट 7। अगर इस सीरीज के पिछले पार्ट्स आपने चैनल पर नहीं देखे तो प्लीज उनको जाकर इस वीडियो को देखें, तभी आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी। लिंक्स वहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि डॉन सेरा को उसके घर छोड़ने गया था, लेकिन उसने कुछ आदमियों को देखा और वो समझ गया कि वो उस पर हमला करने आए हैं। इसीलिए उसने सेरा को घर जाने के लिए कहा और खुद वहां से निकल गया। पर वो आदमी डॉन का पीछा करने लगे। डॉन ने एक जगह रुककर उन्हें बहुत पीटा भी, पर क्या है ना, उनमें से एक आदमी ने डॉन के पेट में चाकू घोंप दिया, जिसको देखकर सेरा शॉक हो गई और डॉन के पास भागी चली गई। डॉन खून से लथपथ हालात में वहीं पर पड़ा हुआ था। तो पार्ट 7 की शुरुआत में दिखाते हैं कि जब तक सेरा उस स्पॉट पर पहुंचती है, वहां ना डॉन होता है और ना ही वो गुंडे। सेरा देखती है कि वो डॉन को जबरदस्ती एक कार में चढ़ाकर कहीं लेकर जा रहे हैं। वो तुरंत एक टैक्सी लेकर उसे फॉलो करती है। दूसरी ओर फ्रेड और किम फ्रेड के ऑफिस में बैठकर प्यार की मीठी मीठी बातों में मस्त होते हैं। किम फ्रेड के लिए वेजिटेरियन केक बनाकर लेकर आई होती है, जिससे वो बड़े मजे से खा रहा होता है। तभी उसे सेरा का कॉल आता है, जो टेंशन में बताती है कि यार डॉन को कुछ लोग किडनैप करके लेकर चले गए हैं और उसके पेट में चाकू भी डाल दिया किसी ने। मैं उस गाड़ी को फॉलो कर रही हूँ, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। सुनकर फ्रेड तो घबरा जाता है और तुरंत निकल जाता है। किम भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहती है कि अरे मैं ड्राइव करूंगी, तुम अपने फ्रेंड का लोकेशन ट्रैक करते रहना। फिर फ्रेड को ये आइडिया ठीक लगता है तो वो मान जाता है। वो अपने लैपटॉप पर डॉन का मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने लग जाता है। उस गैंग की गाड़ी में दोस्तों डॉन जैसे तैसे अपना खून रोककर मैनेज कर रहा होता है और चुपके से अपना फोन से फ्रेड को कॉल करता है। फ्रेड कहता है तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें ही फॉलो कर रहा हूँ, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतने में उस गैंग का आदमी देख लेते हैं और डॉन के हाथ से फोन छीन लेते हैं। दोस्तों डॉन को एक बिल्डिंग में ले जाया जाता है। सेरा ने अपने सुपर पावर से इस जगह को जूम करके देख लिया था और अब वो भी बिल्डिंग में आ जाती है। वो एक विंडो से डॉन को देख लेती है, जिसे वहां पर बांध कर रखा गया है। वो ये बात फ्रेड को बताती है तो वो कहता है कि प्लीज अकेली वहां पर जाकर कुछ मत करना, फंस जाओगी, तुम बस पुलिस को कॉल कर देना, हम वहीं पहुंच रहे हैं। यहाँ केनेथ रिचर्ड को बताता है कि डॉन को रास्ते से हटाने के लिए मैंने एक गैंग की मदद ली है, वो उसे किडनैप कर चुके होंगे। रिचर्ड तो ये सुनकर शॉक हो जाता है और केनेथ को काफी सुनाता भी है कि क्या कर रहे हो ये। इसी बीच केनेथ को उस गैंग के लीडर का कॉल आता है, जो बताता है कि हमने उसे किडनैप कर लिया है, लेकिन वो हमें पीटने लगा था तो हमने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। केनेथ तो चिल्ला देता है कि ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तो सिर्फ किडनैप करने को कहा था ना। पर गैंग लीडर कहता है कि जो हो गया सो हो गया, तुम हमें एक्स्ट्रा रोकड़ा दे दो, मैं उसका काम तमाम कर देता हूँ, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। केनेथ घबरा जाता है कि ये कत्ल का केस होने जा रहा है अब तो। इतने में रिचर्ड फोन छीनकर उस गैंग लीडर से बात करता है तो वो कहता है कि अरे बॉस, तुम कितने दिन हो गए तुमसे बात किए हुए, मुझे भूल गए क्या? हम दोनों कितने क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन अब देखो मुझे ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं। रिचर्ड कहता है कि तुमने जो काम कर दिया है ना, उसे पूरा करो, अगर मेरा बेटा किसी मुसीबत में फंसा तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर वो निक को बुला भेजता है और कहता है कि तुम जाकर देखो कि वो गैंग लीडर कर क्या रहा है, अगर वो हमें परेशान करने की कोशिश करे तो उसे वहीं खत्म कर डालो। ये कहकर वो निक को भेज देता है और केनेथ को मारता भी है कि तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, जो उस गधे को ये काम सौंपा तुमने, वो एक भी काम ठीक से नहीं कर सकता। यहाँ फ्रेड और किम भी दोस्तों उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। जब तक पुलिस नहीं आती तब तक इन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि वो गैंग डॉन को मार न डाले। वहाँ पर पेस्टिसाइड स्प्रे करने के इक्विपमेंट्स को देखकर फ्रेड कहता है कि वाह, ये हुई ना बात, तो आज हम सीधे प्लान बी फॉलो करेंगे। अगले सीन में तीनों पेस्टिसाइड स्प्रे करने वाले वर्कर्स की तरह उस बिल्डिंग में घुसते हैं। अंदर वो गैंग डॉन की जान लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि सिर्फ किडनैप करने से उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने कि डॉन की जान लेने से मिलेंगे। गैंग लीडर ने यह प्लान बनाया है कि डॉन को जान से मारकर वो केनेथ को धमकाएंगे और एक बहुत बड़ी रकम मांगेंगे। इतने में डॉन को होश आ जाता है और वो गैंग लीडर से पूछता है कि तुम्हें मेरी जान लेने के लिए कहा किसने और कितना रोकड़ा मिलने वाला है तुम्हें। गैंग लीडर 5 उंगलियां दिखाता है कि डॉन कहता है कि क्या तुम्हें 50 लाख मिलने वाले हैं? गैंग लीडर चौंक जाता है कि 50 लाख कौन देगा बे, 5 मिलने वाले हैं। डॉन तो भड़क जाता है कि मेरी जान के 5 लाख बस, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? यूकान कंपनी का सीईओ हूँ मैं, मेरी जान की कीमत 5 लाख पर फिक्स कर दी तुमने, बताओ, और मेरी इंसल्ट कर रहे हो 5 लाख कहकर। देखो मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, तुम भी सेटल्ड, तुम्हारा ये गैंग भी सेटल्ड, मुझे बस यहाँ से जाने दो। अब दोस्तों उस गैंग के आदमी अपने लीडर से ज्यादा रिस्पेक्ट डॉन को देने लगते हैं और डॉन से कहते हैं कि बॉस चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन इतने में फ्रेड, किम और सेरा वहां पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर गैंग लीडर को डॉन पर होता है शक और वो डॉन को पानी से भरे टैंक में बंद करके इन तीनों से लड़ने लग जाता है। ये तीनों उस गैंग पर कभी पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो कभी गुलेल से उन पर कंकड़ मारते रहते हैं। बहुत देर लड़ाई चलती है दोस्तों। आखिर फ्रेड डॉन को टैंक से बाहर निकाल देता है। डॉन डांटता है कि इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी और थोड़ा लेट आ जाते और मेरा मरा हुआ मुंह देख लेते।
फिर सेरा डॉन को लेकर वहां से बाहर निकलती है, लेकिन दोस्तों वो गैंग उनको चेस करने लग जाता है। दोनों फिर पास ही के एक जंगल में घुस जाते हैं, क्योंकि वैसे भी थोड़ी देर में पुलिस आ ही जाएगी। कुछ दूर जाकर डॉन रुक जाता है और सेरा से कहता है कि मुझे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ प्लीज, मैं उस गैंग को संभाल लूंगा तब तक। ये कहकर डॉन दूसरी ओर भागने लगता है और अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। गैंगस्टर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो डॉन को गड्ढे में गिरते भी देख लेते हैं। वो गड्ढे में झांकते पर डॉन वहां पर नहीं होता। गैंग लीडर कहता है कि इतने गहरे गड्ढे में गिरकर वो जरूर मर गया होगा, पर हमें उसकी बॉडी ढूंढ निकालनी है, तभी पैसे मिलेंगे। पर इतने में पुलिस कार का सायरन सुनकर वहां से ये भाग जाते हैं और सोचते हैं कि चलो बाद में बॉडी ढूंढ लेंगे। सेरा भी उस गड्ढे में देखती है, लेकिन डॉन कहीं नजर नहीं आता। वो नीचे जाकर भी देखती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच निक रिचर्ड को कॉल करके कहता है कि डॉन की बॉडी नहीं मिली और गैंग लीडर को लगता है कि वो मर चुका होगा। रिचर्ड भड़क जाता है कि वो निकम्मा बस नाम का गैंग लीडर है, गधा कहीं का, एक भी काम ठीक से होता नहीं इससे। तुम उसे कड़ी चेतावनी देकर आना कि अगर डॉन की बॉडी नहीं मिली या उसे वो जिंदा पकड़ कर नहीं लाया तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा, बता देना उसे। अब अगले सीन में दोस्तों निक गैंग लीडर और उसके गैंग को अकेला ही पीट देता है और अधमरी हालत में पड़े होते हैं सभी लोग। वो गैंग लीडर से कहता है कि डॉन को पकड़ना चाहे मुश्किल हो या नामुमकिन ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें कुछ भी करके उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लेकर आना है, वरना तुम्हें 0 पेमेंट मिलेगा। और हाँ, पेमेंट तो नहीं मिलेगा पर रिचर्ड तुम्हारी जान जरूर लेगा, वो भी अलग। तो चुपचाप काम पूरा करो और पेमेंट लेकर जाओ। इस तरह धमकाकर वो चला जाता है। दूसरी ओर सेरा बहुत ही परेशान होती है कि न जाने डॉन को क्या हुआ होगा, कहाँ है वो। पुलिस वाले कहते हैं कि आप लोग प्लीज घर जाइए, अगर आप यहाँ पर रहे तो हमें आपकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम इस जगह को अच्छे से तलाशेंगे और जब डॉन मिल जाएगा तो आपको खबर कर देंगे। अगले सीन में सभी घर पर बैठे होते हैं और टीवी पे न्यूज देख रहे होते हैं। न्यूज चैनल्स तो कंफर्म कर ही देते हैं कि डॉन बहुत ऊंचाई से गिरा था और उसके जिंदा बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, लेकिन उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली, शायद नदी में बह गई होगी। इस तरह के न्यूज को देखकर ये लोग बड़े उदास हो जाते हैं कि यार कहीं सच में ऐसा तो नहीं है। तो सेरा कहती है कि क्यों ना हम एक काम करें, हम चुपचाप यहाँ पर बैठे क्यों हैं, हमें जाकर डॉन को ढूंढना चाहिए। पर फ्रेड कहता है कि तुम थोड़ा सब्र करो, मुझे लगता है कि डॉन कहीं बच निकला है, वो जरूर देखना मुझे मैसेज करने वाला है कुछ देर में, तो प्लीज अपने कोई भी फैसले लेकर मुसीबत में मत जाना तुम। लेकिन क्या है ना, सेरा का दिल है कि मानता ही नहीं। उसे डॉन की बात याद आती है, उसने कहा था यानी कि डॉन ने कि मुझे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए। अब सेरा से रहा नहीं जाता और वो डॉन को ढूंढने के लिए निकल जाती है जंगल की ओर। यहाँ फ्रेड बड़ा दुखी बैठा होता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, और तब उसे एक मेल आता है जो किसी कोड लैंग्वेज में होता है। फ्रेड उसे डिकोड करता है तो पता चलता है कि डॉन ने भेजा इसे। अब फ्रेड इमोशनल हो जाता है कि क्या यार मैसेज करने में इतनी देरी लगा दी, मैं तो घबरा गया था कि तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो वो सेरा को बताने जाता है कि डॉन सेफ है, लेकिन सेरा वहां पर नहीं होती क्योंकि वो तो जंगल में डॉन को ढूंढने के लिए कब की चली गई थी। और वहां सेरा को दिखाते हैं जो जंगल में डॉन को हर तरफ तलाशती है। वो अपने सुपर पावर से जूम करके देखती है दूर दूर एक पेड़ पर खून लगा होता है। वो तेजी से वहां भागती है तो पता चलता है कि सामने से वो गैंग आ रहा है और वो भी डॉन को ही ढूंढ रहे हैं। तभी कोई सेरा का मुंह बंद करके उसे दूसरी ओर खींच लेता है। असल में वो डॉन था। यहाँ से सीधे कट करके दोनों को बस में दिखाते हैं। लगता है डॉन दूर के किसी गांव में एक सीक्रेट जगह पे रह रहा है और सेरा को वहीं लेकर जा रहा है। सेरा कहती है तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। डॉन कहता है कि मैं बहुत घायल जो था, मुझे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगा इसीलिए। वैसे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हें मेरी याद आती है क्या। सेरा कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे मेरे काम के पैसे कौन देगा। इस तरह दोनों झूठ मूठ का झगड़ा करते हुए बस में जा रहे होते हैं और आखिर में डॉन के उस सीक्रेट जगह पे ये लोग पहुंच जाते हैं। डॉन की माँ अक्सर यहाँ पर आया करती थी और डॉन 20 साल बाद दोस्तों यहाँ पर आया है। अब क्या है ना, यहाँ पर आने से उसे अपनी माँ की याद आती थी, इसीलिए वो यहाँ पर आना नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके लिए इससे ज्यादा सेफ जगह और कोई नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर रहने लगा है। देखो हमें यहीं पर रहकर पता लगाना होगा कि कौन मेरा कत्ल करवाना चाहता है और इन सब के पीछे है किसका हाथ। डॉन के ऑफिस में उसका सेक्रेटरी न्यूज देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि नहीं सर, आपको कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे पक्का यकीन है आप जिंदा होंगे, मुझे पता है कि आप कहीं पर छुपे हुए हैं और ऐन वक्त पर जरूर आएंगे। अपने आप से सभी कहते हुए वो डॉन के कमरे में आता है और दोस्तों वो सीक्रेट दरवाजा खुलता है जो डॉन और फ्रेड के सीक्रेट बेसमेंट का रास्ता है। सेक्रेटरी इसके बारे में तो नहीं जानता और सोचता है कि उस दिन मिस्टर डॉन इसी दरवाजे से ऑफिस में आए थे, मैं भी तो देखूं कि ये दरवाजा खुलता कहां पर है। पर वो दरवाजा पहले से खुला था तो सेक्रेटरी अंदर चला जाता है। वहाँ ढेर सारे बुक्स होते हैं। सेक्रेटरी चौंक जाता है कि इतने सारे बुक्स यहाँ कैसे आए।
वो एक एक करके हर बुक को हटाकर देखता है और तब दोस्तों से वो सीक्रेट दरवाजा दिख जाता है, यानी कि वो खुल जाता है। वैसे दोस्तों सीक्रेट दरवाजा कभी इतनी आसानी से खुलता है क्या? पर मूवी में यही दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी उस दरवाजे के अंदर जाता है और नीचे जो डॉन और फ्रेड का सीक्रेट बेसमेंट है वहाँ पहुंच जाता है। लेकिन ये क्या, वहाँ पर फ्रेड और किम अब क्लोज हो चुके थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। थोड़ा रोमांटिक होकर किस भी करने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर होती है सेक्रेटरी की एंट्री। उसको देखकर फ्रेड चौंक जाता है कि आप यहाँ पर कैसे आ गए। वो उल्टा फ्रेड के कान पकड़कर कहता है कि मेरी तो यहाँ जान निकल रही है, मेरे बॉस मिस्टर डॉन को न जाने क्या हो गया होगा, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को ये चुम्मी देने की ये भी कोई टाइम है? ये कहकर वो गुस्से में जाने लग जाता है दोस्तों। तो फ्रेड उसको शांत करने की कोशिश करता है और वहां दिखाते हैं तो डॉन और सेरा मिलकर उस घर की सफाई करते हैं। डॉन के घावों पर सेरा दवा लगाकर पट्टी भी बांधती है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं। तब सेरा एक ग्रुप फोटो देखती है जो कि सेरा के ऑर्फनेज में लिया गया था। डॉन की माँ अक्सर ऑर्फनेजेस में जाती थी और उन बच्चों से मिलती भी थी। वो सेरा के ऑर्फनेज में भी आई थी। सेरा पूछती है क्या यही तुम्हारी माँ है? डॉन कहता है कि हाँ। अरे इन्हें तो सब एंजल लेडी कहते थे क्योंकि ये हम सभी से बहुत प्यार करती थी और हर बच्चे की अच्छे से केयर करती थी। मैं तो अपने सुपर पावर को कोई बीमारी समझ बैठी थी स्टार्टिंग में, लेकिन तुम्हारी माँ, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि ये बीमारी नहीं, एक स्पेशल पावर है। सिर्फ तुम्हारी माँ ही थी जो मुझसे इतने प्यार से बात करती थी। डॉन उस फोटो को ले लेता है और किसी दूसरी लड़की को दिखाकर कहता है यही हो ना तुम बचपन में बड़ी खूबसूरत थी यार। इस तरह हंसी मजाक में उनका वक्त बीतता है। फिर दोनों पास ही के टाउन में कुछ चीजें खरीदने जाते हैं। तब दोस्तों एक बुजुर्ग इनकी फोटो क्लिक करता है। इन दोनों को गुस्सा भी आ जाता है और वो बुजुर्ग से पूछते हैं कि आप हमारी फोटो क्लिक क्यों कर रहे हैं? वो कहता है फोटोज लेना मेरी हॉबी है, पर तुम लोग इतना टेंशन क्यों लेते हो? कहीं तुम दोनों का कोई इलीगल अफेयर तो नहीं चल रहा? डॉन वहाँ पर बहुत सारे फोटोज देखता है और तब उसे कुछ सूझता है। वो बुजुर्ग से कहता है कि आपने तो हर तरह के इवेंट्स की फोटो क्लिक की है, बहुत बढ़िया। फिर वो बुजुर्ग से कुछ फोटोज खरीद कर लेकर आता है। असल में फोटोज क्लिक करना इस बुजुर्ग की हॉबी है। तो डॉन को लगता है कि इनमें से किसी न किसी फोटो में उसकी माँ के बारे में या उनके नेकलेस के बारे में कुछ न कुछ क्लू तो जरूर होगा। दूसरी ओर सेरा सो रही होती है और अपने सपने में वो किसी जंगल में भटक जाती है। तब उसके सामने एक लड़का आता है जिसकी आंखें एकदम नीली होती है। सेरा घबरा जाती है और नींद में चिल्ला ही देती है कि क्या हो गया। तभी डॉन भी चौंक कर वहां पर आता है। पूछता है क्या हो गया तुम्हें? हाँ कुछ नहीं, मुझे कोई डरावना सपना आया था बस। अरे सपना ही तो था तो इतना डर क्यों रही थी? मैं हूं ना, घबराओ मत, आराम से सो जाओ, कहकर वो सेरा को सुला देता है। सेरा उसकी गोद में सर रखकर सो जाती है भाई। सुबह जब वो जागती है तो देखती है कि डॉन बैठे बैठे सो रहा था। उसे बुरा भी लगता है कि उसकी वजह से रात भर डॉन को बैठे रहना पड़ा। बताओ। कुछ देर के बाद जब डॉन की आंख खुलती है तो सेरा वहां पर नहीं होती। वो घबरा जाता है और खिड़की से बाहर देखता है तो सेरा साइकिल लेकर तैयार खड़ी होती है। कहती है अंदर ही बैठे रहोगे या बाहर भी आओगे? कितना अच्छा मौसम है, देखो बाहर, चलो एक राइड हो जाए। डॉन भी रेडी होकर उसके साथ निकल जाता है। क्या है ना, अब दोनों काफी वक्त साथ बिताते हैं और एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते भी हैं और पसंद भी करने लग जाते हैं। डॉन नदी किनारे बैठकर अपने पास्ट के बारे में कई बातें शेयर करता है। तब डॉन को दोस्तों मैसेज आता है कि कंपनी में इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग रखी गई है। ये देखकर डॉन कहता है कि वही हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अब वो मेरा खेल देखेंगे। वहाँ रिचर्ड मन ही मन खुश होता है कि डॉन को हमने रास्ते से हटा दिया, लेकिन बाहर वो अपनी खुशी नहीं दिखाता। केनेथ कहता है कि आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है पापा? डॉन तो मर चुका है, अब ये कंपनी आपकी हो जाएगी। पर रिचर्ड कहता है कि इतनी जल्दी कंपनी का ओनरशिप ले लूंगा तो सभी को शक होगा। एक काम करो, तुम यूएस चले जाओ, जब तक यहाँ का मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता तुम वहीं पर रहो। वो भी मान जाता है। फिर वो उस बोर्ड मीटिंग के लिए निकलते हैं। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज अब रिचर्ड यानी इस कंपनी के होने वाले नए सीईओ को सलामी दे रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि सिर्फ हाउसकीपर्स और क्लीनिंग इंचार्ज ही डॉन को बस याद कर रहे हैं। वोटिंग शुरू होने वाली होती है और अब सभी रिचर्ड को वोट देने वाले होते हैं। रिचर्ड के तो अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे होते हैं कि बस सीईओ बनने वाला हूं मैं, लेकिन दोस्तों बाहर एकदम कड़क होकर बैठा होता है वो। तभी किसी की आहट सुनकर सभी हो जाते हैं शांत। वेलकम डॉन और सेरा, इनकी होती यहाँ पर एंट्री। डॉन को जिंदा देखकर मीटिंग में बैठे सभी लोग हो जाते हैं हक्के बक्के और इसी के साथ गुड जॉब सीरीज का पार्ट 7 होता है खत्म। एकदम सुपर था ना दोस्तों ये पार्ट। आगे के पार्ट्स में पता चलेगा कि वो नेकलेस किसके पास है। क्या नेकलेस रिचर्ड के पास है? आपका ख्याल क्या है कमेंट्स में बताइए। इस सुपर सीरीज का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। इंतजार कीजिए अगले पार्ट्स का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।